Yeah. आप दिल्ली से सदर हवाई जहाज द्वारा उदयपुर पहुँची हैं। आप पत्रकार मित्रों से मुखातिब होंगी, उसके बाद कांग्रेस परिवारजनों से मिलेंगी और शाम को हवाई जहाज द्वारा दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगी। मैं वार्ड की परंपरा के हिसाब से मैं कांग्रेस परिवार की ओर से दिल्ली का स्वागत करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी भी फतेह सिंह राठौर साहब, पंकज जी, संजय राठौर साहब, अशोक भाई, हमारे साथ पत्रकार मित्र हैं। उनका जितने हम लोगों को सरकार होती है तो सहयोग मिलता है, लेकिन जब सरकार नहीं होती तो ज़्यादा सहयोग मिलता है। बहुत बढ़िया। दीदी को आपने देखा ही होगा, आपको विस्तार से बताएंगे तो आपके कोई क्वेश्चन। मैं अपने जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं फतेह सिंह भाई जी, पंकज भाई और तंबोली जी हैं इधर, और हमारे दूसरे पंकज भाई और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबसे मिलने का ये अवसर मुझे दिया। और आज का जो हमारा विषय है वो है 10 साल अन्याय काल, जिसको आप अमृत काल सुनते आए हैं। हमारी नज़रों में वो अन्याय काल है। और पिछले साल भी जब हमने 9 साल 9 सवाल ये जून में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में की थी, उस समय भी जो हमारे सवाल थे वो आज तक भी अनुत्तरित हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कम हो रहा है। कम क्या हो रहा है? कम हो रही है आय, कम हो रही है बचत, कम हो रही है खपत, और आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कम हो रहा है भाषा का स्तर, कम हो रहा है हमारे देश से होने वाले एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी आ रही है, और कुछ बढ़ भी रहा होगा, बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आप सभी को मालूम है। महंगाई के अलावा और भी चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, जैसे सरकारी पदों की जो रिक्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश में सद्भावना जो थी उसमें जो आपसी नफरतें या ये द्वेष था उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और कुछ एक बात ऐसी है कि रोज बदलती हेडलाइंस के बीच में इतना सारा अन्याय है कि अगर हम बात करेंगे तो पूरा दिन कम पड़ेगा, और उन अन्याय को हम भूलते चले जा रहे हैं। जैसे हम डीमोनेटाइजेशन भूल गए, अल्लम गल्लम तरीके से जो जीएसटी लगाया गया उसे हम भूल गए। हमारे देश में एक नया शब्द शुरू हुआ, मॉब लिंचिंग। 2018 तक ही 134 केस हो गए थे, लेकिन हम भूल गए। 2018 में कठुआ में एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजाय दंडित करती, बीजेपी के लोगों ने उन बलात्कारियों को सम्मानित किया, लेकिन हम वो भी भूल गए। 2019 में ही हमारी अर्थव्यवस्था 2014 के समय की अर्थव्यवस्था से जो ग्रोथ थी वो 3.9%, यानी कि लगभग आधी हो चुकी थी कोविड के पहले, लेकिन हम भूल गए। कोविड में इतने सारे प्रवासी भारतीयों की, मजदूरों की मौत हुई और उसका कारण वो औचक लॉकडाउन था, लेकिन हम वो भूल गए। कोविड के समय में जो घोटाले हुए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का हो, वो सैनिटाइजर का घोटाला हो, मास्क का घोटाला हो, पीपी किट का घोटाला हो, हम सब भूल गए। सरकार ने 10 गुना कम करके कोविड की मौतों की संख्या बताई, हम वो भी भूल गए। और उसके आने वाले सालों में किसान आंदोलन हुआ, हम 750 किसानों की शहादत भूल गए। हम भूल गए कि लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कुछ किसानों को कुचल के मार डाला और कुछ घायल हुए, उसकी जमानत हो गई, हम वो भूल गए। और हम ये भी भूल गए कि महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। हम ये भी भूल गए कि बालासोर में एक दुर्घटना हुई, किसी ने क्या पूछा कि आरोपी कौन है, दोष सिद्ध हुआ किसी पर, भूल गए। हम ये भी भूल गए कि मोरबी के उस हादसे में जो 134 लोगों की मौतें हुई, उसका जयसुख पटेल कहाँ भाग गया, हम ये पूछना भी भूल गए।
मणिपुर भूल गए, जहां भारतीय संस्कृति की हर मर्यादा को तार तार कर दिया गया। और हम शायद इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार किया, तो पीछे बैठे हमारे न्यूज 18 के भाई जो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, वो और बड़े चैनल्स के भाई उस पर डिबेट करना भूल गए। और उसके बाद कल जब कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए, जबकि बीजेपी के पास 6000 करोड़ है, तो हम उस पे एक चर्चा तक आयोजित करना भूल गए। तो इतना सारा अन्याय इस देश में होता गया, इनकी गिनती नहीं है। ये तो कुछ बातें हैं, कभी याद आएगी तो सुल्ली बुल्ली डील भी याद आएगी, जिसमें हमारी ही अल्पसंख्यक बहनों की बोली लगा दी गई। क्या हुआ उसके साथ हम भूल गए। यहाँ का एक व्यक्ति जिसने कन्हैया टेलर की हत्या की थी, उसका संबंध गुलाबचंद कटारिया जी के यहाँ था, वो उनके दामाद के यहाँ काम करता था, भारतीय जनता पार्टी का वो एक सदस्य था। हम उस पर सवाल उठाना भूल गए। तो इस सब अन्याय, पूरे देश में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति जो आवाज उठाता है उसका नाम राहुल गांधी है। और इसीलिए न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से हुई, जहां सबसे बड़ा अन्याय, जहां संस्कृति पूरी भारत देश की तार तार हुई। तो उस न्याय यात्रा का उद्देश्य सभी को न्याय दिलाना है। किनको किनको न्याय दिलाना है? इस 10 साल में किनके साथ अन्याय हुए? पहले तो युवाओं के साथ अन्याय हुआ। हम कहते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं विश्व में, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर सारे काम करने योग्य युवाओं को काम मिल जाए तो हमारे देश का जो विकास होगा वो किसी और विश्व के देश से काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन काम कहाँ है? सरकारी पदों को अगर आप देखेंगे कितने रिक्त पद हैं, और पीएसयू के पद देखेंगे तो 30 लाख पद खाली है। हमारे जो 20-25 साल के युवाओं से लेकर 35 साल तक जो रोजगार करने योग्य युवा हैं, उनके क्षेत्र में अभूतपूर्व बेरोजगारी है, 45 सालों में सबसे ज्यादा। और ये युवा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले काम करते थे, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही हाल बहुत खराब है। यूपीए के सरकार में लगभग 17% तक लगातार उसकी ग्रोथ होती थी, आज 13% पे आके खत्म हो गया है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर, यहाँ पर भी यूपीए की सरकार में जो कृषि का क्षेत्र होता है, वहां पे चूंकि मजदूरी कम मिलती है, वहां के लोग जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग जैसे थोड़ा ज्यादा कमाई वाले सेक्टर में जाने लगे थे। अब वापस ये जो होती है अर्थव्यवस्था की जो दिशा है वो फिर बदल रही है कम पारिश्रमिक वाले क्षेत्र। तो एक तो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ऊपर से सरकार संविदा के पद भर रही है। जो नियमित पद होते थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, नियमित रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं, संविदा पद बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप लोग तो पत्रकार हैं, पता नहीं आप लोग कितना समझते हैं, लेकिन आर्काइव्स होते थे, ऑल इंडिया रेडियो में आर्काइव्स होता था, दूरदर्शन में आर्काइव्स होता था, पता नहीं कहां के बेशकीमती, मतलब हम उन्हें टेप्स को, उन क्षणों को बेशकीमती कह रही हूँ, वो रखे जाते थे। लेकिन संविदा के कर्मचारियों ने अधिकांश लाइब्रेरी और आर्काइव्स को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उनका कोई निरंतरता तो बनी नहीं रहती है। तो आपकी धरोहरें खत्म हो रही हैं आपकी आंखों के सामने। तो एक तो हो गया बेरोजगारी का मुद्दा, जहां पे अन्याय हो रहा है, और वो सबसे बड़ा अन्याय। उसके बाद महिलाओं पर आ जाइए। जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसा खर्च होता है, कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 80% केवल प्रचार में खर्च कर दिया गया और पैसा वापस कर दिया गया। तो एक वो बात है, श्रम विभाजन में उनकी भागीदारी कम होती चली जा रही है, कम वेतन के कामों की तरफ महिलाओं का और परसेंटेज बढ़ रहा है। उसके अलावा महिलाओं के साथ जो उनकी अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, और अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा देखे जा रहे हैं। बीएचयू का केस अभी हुआ है थोड़े समय पहले। उज्जैन में मध्य प्रदेश से आती हूँ, वहां एक छोटी बच्ची रात भर वहां सतना से कोई आई थी और उसके साथ बलात्कार हुआ। और ओंकारेश्वर, ये सारे हमारे धार्मिक नगरियां हैं। तो ये एक तरह से मनुवाद का बढ़ते जाना महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इनके साथ जितनी योजनाएं हैं वो केवल ज्यादातर प्रचार में हैं। आप सभी को काफी सारा विज्ञापनों से रेवेन्यू मिलता है, आप सभी उसे करते हैं, और उसके अलावा महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। और जिस जगह से मैं आती हूँ वहां महिलाओं के हालात बहुत खराब। अब आ जाते हैं किसानों पर। अभी की तो बात बाद में करूंगी। जो आप सभी ने देखा, एक किसान की मौत हो गई, लेकिन हमारी सरकार जो कहती थी हम आमदनी दुगनी करेंगे, उसने कांटे, कील, खड्डे सब कुछ कर दिया। और वो
पुलिस वाला कहता है खोदना है उनको। क्या करोगे किसानों को? जबकि MS स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनकी बेटी जो एक अच्छी कमाल की अर्थशास्त्री है, मधुरा स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि किसान आतंकवादी नहीं है, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, उनके साथ बातचीत करिए। और लेकिन हमारी सरकार, 750 किसानों की शहादत हो गई। आज मेरे देश में एक किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार, आज 800 दिन हो चुके हैं जब 19 नवंबर 2021 को कानून को रोका गया था, वापस नहीं लिया गया, रोक दिया गया था। उसके बाद भी MSP पर कानून नहीं बना सकी। और किसानों का, जैसा कि मैंने कहा, लखीमपुर में उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी से इतना नहीं होता कि उस सांसद को केंद्रीय पद से बर्खास्त करें, जिससे उस लड़के के साथ सही न्याय किया जा सके, वो नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं सामाजिक जो हमारा संरचना है उसके। SC ST, आदिवासी, OBC, इन सभी के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। EWS से इनको अलग रखा गया है। SC ST आपको EWS में ज्यादा नहीं दिखेंगे। और जो हिस्सेदारी की बात है, उससे बचने के लिए जनगणना ही नहीं कराएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदेही से बचती है। इस देश में जितनी भी प्रोसीजर्स, पद्धतियां थी, उन सभी के ऊपर कुठाराघात हुआ है। नया कुछ बना नहीं, चर्चा करते नहीं, और जो था उसको विध्वंस किया जा रहा है, और आप सबकी आंखों के सामने हो रहा है। और अब आ जाते हैं अल्पसंख्यकों पर। इतनी नफरत आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है, आप सबके चैनल्स में तो चलता है, नाम लेके चलता है। और इतनी भ्रांतियां, यहां तक कि कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में पोस्ट आ रही थी कि जो यूक्रेन वाला जो युद्ध है उसमें, और उसके बाद जो गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा है, उसके बारे में भी, मुस्लिम्स के बारे में भ्रांतियां आ रही थी। ये तक कहा गया कि एक महिला को उसके बच्चे को काट के खिला दिया गया, और इस तरह की भी भ्रांतियां चली हैं। लेकिन कहीं पर भी ये न्याय नहीं हो पा रहा है कि अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति, उनको पढ़ने दिया जाए, उनकी छात्रवृत्तियां बंद की जा रही। एक और अन्याय। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, कहने की बातें तो इतनी है कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिधि से बाहर है, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग, और संस्थाओं का दुरुपयोग केवल ED और CBI ही नहीं है, जिनका 95% इस्तेमाल केवल विपक्ष की पार्टियों पर किया जा रहा है। उसके अलावा भी, जैसे सेना है, और मैं सेना से आती हूं, तो मुझे शर्म आती है कि ये सरकार सैनिकों को छुट्टी के दौरान अपनी नीतियों के प्रचार में लगाना चाहती है, और लगाना भी शुरू कर दिया है। सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर चीन हमारी सरहद में घुस आया है, लेकिन मेरे देश का कायर प्रधानमंत्री, वो आज तक इस मुद्दे पर राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं कर सका। 19 बार की बातचीत मेरे देश की सेना ने की है, मिलिट्री लेवल के टॉक्स हुए हैं, लेकिन इस देश के विदेश मंत्री के अंदर भी डर है, और प्रधानमंत्री तो है ही डरपोक। विदेश मंत्री कहते हैं कि भाई बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ें। यहां तक कि मेरे देश के शूरवीर मेजर शैतान सिंह जी के स्मारक पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके कारण हटाना पड़ा सरकार को, और हटा दिया। शर्म तक नहीं आई। सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, सैनिकों का प्रयोग करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाकई केचुआ ही है, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ ही है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी के बार बार इन सब चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट के अवहेलना के बावजूद भी उनको कोई कुछ नहीं करता। और यहाँ EVM के बारे में आप सभी जानते हैं, 19.5 लाख EVM गायब हैं। इतना बड़ा स्कैम, इस पर भी अन्याय। लोग बाग, जो पत्रकार है, जो मीडिया है, वो उसको उठाता है तक नहीं। केवल सिर्फ एक ही रह गया है, 400 पार, 400 पार, 400 पार। पूरे देश की जनता को क्या समझाए? देश की जनता अपने साथ अन्याय होती रहे, और आपके कामों पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाचेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये सारा अन्याय जो है, इस सबको हम बार बार लगातार आप लोगों के सामने लाते रहे हैं। पता नहीं, कुछ लोग कवरेज करते हैं, कुछ नहीं करते। जमीर आपका इंटैक्ट है आपके लेवल पे, ये मैं मानती हूँ। आपके ऊपर के लेवल पे क्या है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि मीडिया भी एक संस्था है जिसके ऊपर पूरी तरह इनका कब्जा है। और हमारे शिक्षण संस्थान, जहां से आप देखिए आजकल कॉलेज ड्रॉप आउट्स बढ़ गए, शिक्षा में लोग जा नहीं रहे। वही जो बात है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा सबसे बड़ा कीमती धरोहर है, उसकी जगह हम डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में नशा बढ़ रहा है। तो इन सारे अन्यायों के मद्देनजर
हमारा ये मानना है कि ये 10 साल जो है ये अन्याय काल है और कांग्रेस संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक ये आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह संसद को आवारा नहीं होने देंगे, लेकिन आप चौथे स्तंभ को भी हम आपको अपील करते हैं और आपका आह्वान करते हैं कि इन बातों को, जनता के सरोकारों को आप जरूर उठाएं। कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। मैडम, ये पार्टी के कई नेता जो हैं जिनको पार्टी ने बरसों तक बहुत कुछ दिया, वो ये सब चीज़ें जो दी उनको भूलकर वो बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस? बीजेपी की सिर्फ एक वॉशिंग मशीन है, तो वो सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो उनको पद मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी। देखिए एक बात है, जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़े हैं वो कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जिन्होंने कम संघर्ष में बड़े पद पाए उनको सत्ता की आदत पड़ गई है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पड़ गई है, और इसीलिए वो काफी खूनी खेल खेल रहे हैं। नहीं तो कैसे अजीत पवार जी को एक दिन पहले कहते हैं 70,000 का घोटाला है, करोड़ का घोटाला है और मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा, और अपनी पार्टी में पहुंचा देते हैं। तो केवल दोष उसे मत दीजिए जो जा रहा है, जो लोकतंत्र को खरीद रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिसको आप सबने चंडीगढ़ में सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करते हुए देखा है। सवाल उधर होना चाहिए। बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भी गिल्टी फील है, तभी गए। जाने नहीं चाहिए उनको, अगर नहीं है वो स्पष्ट है अपने आप में, कोई घोटाला नहीं किया। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, किसी का पैसा, किसी का जेल में जाने का डर। अभी हम देखते हैं कि एक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, वो चुनौती दिया करते थे मुझे जेल में डाल दो, तो डाल दिया उन्होंने जेल में, उनको डर नहीं था। लेकिन बाकी लोगों को तो डर है, और जिनको डर है वो लोग जाएंगे ही, इसी तरह का पलायन करेंगे, और उस पलायनवाद से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि जो वाकई इस देश के लोकतंत्र में, जो जड़ों में जो लोकतंत्र सिंचा हुआ है, जो उसके साथ है, वो पार्टी के साथ रहेंगे। तो आपने इतनी सारी कमियां गिना दी। हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए, 2 में आपकी सरकार थी, सरकार चली गई, तो क्या आपको लगता है कि देश का जो वोटर है वो समझदार नहीं है, इसको ये तमाम चीजें दिखाई नहीं दे रही है? व्यक्तिगत तौर पर मध्य प्रदेश से चूंकि मैं आती हूँ तो मैं जानती हूँ कि वहां पर जो भी हुआ है वो ऑर्गेनिक चुनाव नहीं हुआ है। वहां पर कम से कम 1/3 सीटों पर कुछ ना कुछ ईवीएम के साथ प्ले हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। और इसलिए मैं ये मानती नहीं कि वो जनादेश था। आज भी लोग बाग ये कहते हैं कि भाई हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था, और पहले वो लोग बोलते नहीं थे इस डर से। आपस में कौन पूछता है कि यार तुमने किसको दिया, जीत जाने के बाद कौन पूछता है। लेकिन अब लोग अब भी वहां मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत, और खासतौर पे मैं जिस विदिशा से आती हूँ वहां हमारे विधायक का हार जाना एक बहुत ही कमाल की बात है। लगभग 45,000 वोट का फर्क पड़ना कहते हैं उसे। 27,000 से वो हारे, पिछली बार 16,000 से जीते थे। तो ये जो कहानियां हो रही हैं, इसके लिए काफी सारे आंदोलन हो रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए बैकफुट पर नहीं आएंगे कि ईवीएम हमारे समय आई थी। जब हमारे समय ईवीएम आई थी तो वो बिल्कुल एक स्टैंडअलोन फोन की तरह थी। आज की ईवीएम स्मार्टफोन की तरह है, हर चीज हैक की जा सकती है। तो मैं नहीं मानती कि ऑर्गेनिक चुनाव थे। लेकिन बड़ा कारण ईवीएम मानते हैं आप हार का कांग्रेस के? मैं पूरा कारण नहीं, मैं ये कहती हूँ कि 1/3 ईवीएम्स के ऊपर कुछ ना कुछ जरा हुआ, तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हैं मैडम। मैं उसके रूप में भी कह रही हूँ, उसके रूप में भी कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ईवीएम के बारे में, अगर 19.5 लाख ईवीएम गायब है, तो चूंकि वो गायब है और चूंकि 6.5 लाख वीवीपैट भी गायब है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कोई ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही है, तो कैसे माना जाएगा? अगर वो चीजें गायब है और अगर मेरे यहाँ 99% उनमें बैटरी होती है चुनाव की गणना के दिन, तो कैसे माना जाएगा? कुछ ईवीएम जिनमें 70% या 67% जिनमें बैटरी थी, उनमें कांग्रेस जीती है उनकी वोटिंग, और जिनमें 99% थी उनमें कांग्रेस नहीं जीती है, बहुत कम वोट मिले हैं। तो आप ही बताइए, खुद सोच के बताइए कि 99% कैसे चार्ज रह सकती है ईवीएम आखिरी दिन? आप खुद सोच के बताइए ये बात, और फिर मुझसे पूछिए ये सवाल। आपने गिनाया कि पूरा देश ये सारी चीजें भूल गया, महिलाओं के साथ अत्याचार भूल गया, पहलवानों से, पर आपके खुद के जो विधायक हैं जो चुनाव लड़े वो शहर को भूल गए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सवाल बड़ा मजेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया भाई कि विपक्ष से ही सवाल पूछो, जबकि आज आप चौथे स्तंभ की तरह आपको सामने खड़ा होना चाहिए। पूछेंगे ना, आप पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि गौरव वल्लभ जी यहाँ से चुनाव लड़े, मैं समझ गई, तब वो मैं यहाँ समझ थे, गई अब उनकी वो बात, कहाँ एक चले बार गए? में समझ गई। अरे तो एक बात बताइए कि गौरव वल्लभ जी अगर आएंगे या नहीं आएंगे तो उसका नुकसान उनको भी होगा।
यहाँ पर हमारे बाकी भाई लोग यहाँ हैं। के क्षेत्र अच्छा, वासियों हमारा को मुद्दा नुकसान मत हो रहा है, भटकाइए, कांग्रेस चलिए को सो नुकसान हो मोटो रहा है। रहिए। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं आप बहुत लोकलाइज्ड आ रहे हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर 10 साल अन्याय काल के लिए आई हूँ, आप उसको अलग तरफ मत ले जाइए, आपके सवाल का जवाब अलग से दो, कोई बात नहीं। एक लेकिन और अभी सवाल सो था। मोटो सवाल पूछिए। कल आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, तो उसमें 2 इंटक के 3 इंटक के कार्यकर्ताओं ने पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर दिया। कांग्रेस को आप ही के नेता मुझे कमजोर इसके कर- बारे में जानकारी नहीं है, ये यहाँ की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात चलो, मैं करेंगे। अभी आप राष्ट्र- सो मोटो रहिए। एक राष्ट्रीय बात ही करते हैं, आप राष्ट्र प्रवक्ता हैं। आपके राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी तेली है या नहीं, वो मोदी हैं। तो राहुल गांधी भी आपके राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनके इतना तो नॉलेज होनी चाहिए। मोदी तेली में आते हैं, तो ओबीसी की सारी जातियाँ नाराज हैं। यहाँ पे प्रदर्शन किया, उनके पुतले फूके जा रहे थे देश में, उसके बारे में। देखिए, जो गुजरात सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने अपनी जाति को डलवाया ओबीसी में, वो थे नहीं पहले ओबीसी, और उसी के दस्तावेज कांग्रेस ने दिखाए हैं। उनकी पड़ताल करिए और फिर जब पहले आप वो पड़ताल वो देख लें, जब वो आप दस्तावेज, शक्ति सिंह गोहिल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कृपया उसे देखिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सब मिलेगा। मैडम, ईवीएम का मुद्दा आपने उठाया। जी, जहाँ कांग्रेस, जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती है, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम हैक होती है। और दूसरा, अगर आपको ऐसा शक है तो इलेक्शन कमीशन जब ओपन सेशन करवाया था तो किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, आप उसमें जांच करवाते हुए ये मशीन ये हैक हो सकती है या नहीं है, तो आप कैसे प्रमाणित कर रहे हैं कि ईवीएम की वजह से घर में भैया पहली चीज तो मुझे बताइए, 19.5 लाख ईवीएम गायब कैसे? नहीं, उस पर आपने कहीं पर कोई पड़ताल देखी है क्या? नहीं, जहाँ कांग्रेस सुनिए, जीतती है, वो उसका वहाँ जवाब भी दे ईवीएम रही क्यों हूँ, नहीं? उसका जवाब भी दे रही हूँ। उसका ये बहुत ही प्यारा माइंड गेम है, इतना खूबसूरत माइंड गेम है कि जिसमें कर्नाटक अगर बीजेपी जीत जाए पूरी तरह से तो लोग बोले रहे तो ये धांधली करिए, तेलंगाना वहां जीत जाए तो धांधली करिए, सीधा दिखता है जहां उनका अस्तित्व है। तो राजस्थान में भी तो कांग्रेस जीती है ना, ये तो देखिए, ये तो आप लोग ऑल्टरनेट करते हैं ना, ये तो आपकी सरकार ऑल्टरनेट होती है ना। तो चुनाव और के इस लिए बार भी हो रहा है ना बताओ। इस बार जो है सरकार, जो कांग्रेस को जनमत मिला है, वो पहली बार की हारों से काफी अच्छा जनमत मिला है। ईवीएम यहाँ पर भी हुई होगी, क्योंकि अगर 19.5 लाख गायब है, आप सोच के तो देखिए, कोई नॉर्मल फिगर है क्या? 4 ईवीएम गायब है, 1000 ईवीएम की बात कर रही हूँ मैं, 19.5 लाख ईवीएम की बात कर रही हूँ। इस पे कब सवाल उठाया जाएगा, कब इस पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की जाएगी, उसकी तरफ भी तो देखिए। तो ये उन्हीं राज्यों में खेल होगा जहां बीजेपी का वर्चस्व है, जहां बीजेपी के लोग हैं। अगर वो तमिलनाडु में जीत जाएंगे पूरा करके तो वो तो पूरा देश समझ जाएगा एक बार में। इसीलिए मैं कहती हूँ बड़ा खूबसूरत माइंड गेम है, और इस माइंड गेम से ही ये पूरा काम चल रहा है। नहीं तो कोई नहीं कह सकता, जब इस देश में लोकतंत्र है तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम 400 पार जाएंगे, जबकि सरकार ने कोई इंक्लूसिव काम नहीं किए हैं। गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर बढ़ गया है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है इस देश में। तो आपको कैसे लगता है कि जो लोग आज महंगाई से परेशान हैं, जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जो रोज का पेट्रोल डलवा रहे हैं, एक ही जगह पर है, अपनी बचत में से खर्च कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग 400 पार करा देंगे? मतलब इतना मुझे हैरत में मत डालिए, इस देश की सिपाही रही हूँ मैं। कांग्रेस क्या मानती है? कांग्रेस कितना मानती है? मोदी जी तो 400 पार कह रहे हैं, उनका अधिकार भी कह रहे हैं, तो लेकिन कांग्रेस कितना मानती है? हम ये मानते हैं कि जो जनादेश मिलेगा वो लोगों के मुद्दों पर मिलेगा, खाली भारतीय जनता पार्टी के ढोल पीटने से नहीं मिलेगा। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव याद दिलाना चाहती हूँ, 200 पार कर रहे थे, 100 के लाले पड़ गए थे। तो अगर जनादेश जो है, चूंकि जनता के सरोकार जो है वो पूरी तरह से पीछे जा रहे हैं, तो 400 पार का नारा कब लगाएगा कोई व्यक्ति? ऐसा क्या है 400 पार लगाने के लिए? बताइए ना, आप बताइए। ये अहंकार कैसे आता है कि हम 400 पार जाएंगे, जबकि हम महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी पहलवान बेटियां जो देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई, उनको हम, उनके साथ यौन उत्पीड़क को हम सम्मान दे रहे हैं। तो आप बताइए किस तरह से 400 पार आएगा? क्या आपके घर में कोई परिवार के साथ कोई बुरा अत्याचार करेगा, क्या आप उसे सिर पे बिठाओगे? सोच के देखना ये बात, और अपने ऊपर इस चीज को अपने ऊपर लागू करके देखिए, जो भी मैं बातें कह रही हूँ। मैडम, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आपने बोला कि मोदी जी कायर है सेना के मामले में, तो आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कायर है? तो आप बताओ कि भाई किस कारण अच्छा हो सकता है। देखिए, ऐसा है
कि कांग्रेस की सरकार देश के लिए मां की तरह थी। 3000 से ज्यादा जहाज खरीदे हमने और विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चीन के बाद हम चौथे नंबर पे 2000 के दशक से पहले थे। और इन्होंने 36 जहाज खरीद के इतना ड्रम पीटा आप सबके चैनल्स के माध्यम से और बोला हमने सेना को मजबूत बनाया, जबकि मोदी जी ने लगातार सेना को कमजोर किया है। मोदी जी ने अग्निपथ जैसी 3rd क्लास ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे हमारे देश के युवा के साथ तो धोखा हुआ ही हुआ, सेना के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हमारी सेना अंदर से 2 भागों में बट गई, एक संविदा वाले कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वाले और एक स्थायी, और वहां पर रेजिमेंटेशन में फर्क पड़ गया। इसी तरह से हमारी सेना के जो वरिष्ठता का क्रम होता था, इनके बाद ये सीनियर है, ये चीफ बनेंगे, वो नहीं, जो मोदी सरकार की लाइन टो करेगा वो। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत जिम्मेदारी के साथ कायर मानती हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की सेनाओं को अंदर से तोड़ा है और हमारे पूर्व सैनिकों को OROP ना देकर, लेकिन ये झूठ बोलकर कि हमने OROP दिया है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि केवल वो सेना का और सैन्य कर्मियों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। केचुआ वाली बात कही, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये कह रही हूँ, केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ कहा जाता है, पर वो कहा ही नहीं जाता है। उनका व्यवहार भी ऐसा ही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बार बार भंग करते हैं तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, और जब विपक्ष की पार्टियां उनसे पिछले 2 महीने से ईवीएम के ऊपर और उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मिलने का समय मांग रही हैं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास उसका समय नहीं है। और एक और खास बात, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो चयन हुआ है, अब उसकी जो प्रक्रिया में केंद्र सरकार का एक मंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मतलब ये 2-1 से पारित होगा। तो चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया में ही इस तरह से जब हो गया है, तो जो केचुआ, जो शब्द अगर हम केचुआ से ही ले लें, तो केचुआ वही तरह की बात है कि उसमें रीढ़ की हड्डी का कोई सवाल दिख नहीं रहा है। एक ईवीएम को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, 2 राज्यों में आप हार गए, तो मतलब ईवीएम में किस तरह से आप गड़बड़ी मान रहे हैं? निस्संदेह 2 राज्यों की हार के कारण नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि 19.5 लाख अगर ईवीएम गायब है और जिन ईवीएम में 99% बैटरी थी, उन्हीं में केवल कांग्रेस की हार हुई है। जिनमें 60%, 67%, 70% थी, उन सभी में कांग्रेस जीती है। ये भी एक मुद्दा बनता है कि क्या वो रिप्लेस्ड ईवीएम्स हैं। ये सारी सोचने की बातें, इनकी पड़ताल तब हो सकती है जब सच में ईडी या इलेक्शन कमीशन या सीबीआई इस पर इंक्वायरी करे। इंक्वायरी ही नहीं हो रही है तो क्या कहा जाएगा? पार्टी छोड़ के 1-2 नेता पार्टी छोड़कर जाए तो समझ में आए, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कमी आप मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी? इसके साथ एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस से इसके पार्टियां अलग हो रही है, नीतीश कुमार अलग हो गए, अखिलेश जो कह रहा है वो हम कांग्रेस को बहुत कम सीटें देंगे, उधर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे सीटें नहीं है, तो ऐसे में क्या रुख रहेगा? कांग्रेस कैसे बढ़ा है? ठीक, पहली बात तो नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उसमें नेताओं का दोष तो जितना है उससे ज्यादा उसका दोष है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा कि खरीद फरोख्त की ये राजनीति, जिसमें से एक हिस्से पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार कर दिया है। इसी तरह से ये जो लोगों को लालच में लेकर जाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। और डर से, लालच से या पावर की तरफ होने के कारण अगर लोग जा रहे हैं तो वे जाएं, लेकिन आज जो लोकतंत्र की स्थिति है, इसमें मीडिया का, ऐसे नेताओं का और देश की उस जनता का जो आज भी अपने सरोकार नहीं समझ पा रही है, जिम्मेदारी सभी की बनती है। सीटों को लेके काफी विवाद है। इंडिया आप इंडिया गठबंधन के बारे में जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के पास ज्यादा सहिष्णुता है क्योंकि इन सभी को बांधने वाली पार्टी भी कांग्रेस है। तो हम देखेंगे, अगर उनको अपने हिसाब से लड़ना है तो उनको उसकी भी स्वायत्तता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ये भी हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस हम करें, क्योंकि हम सभी वो लोग हैं जो लोकतंत्र को मानते हैं।